आज हमारे साथ है पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह। इनसे हम जानते हैं कि जो सरकार ने बजट पेश किया है सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो आयुष्मान जो कार्ड से लोगों का सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है और साथ ही साथ चिकित्सा की ओर आप देखते हैं तो बजट कैसा पेश किया? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आज समाज को चाहिए वो शिक्षा और चिकित्सा चाहिए। सरकार को चाहिए तो ये कि अपने इनके हेल्थ के सब सेंटर बने हुए हैं, पीएचसी बनी हुई है, सीएचसी बनी हुई है, सब डिवीजन लेवल पर हॉस्पिटल बने हुए हैं, जिला हॉस्पिटल बने हुए हैं। इनको सबको मजबूत करें, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करें। जितनी बिल्डिंग की ज़रूरत है, जितनी चीज़ कंडम हो रही है, कहीं आपको किसी किस्म की भी जो ज़रूरत है आपको उसका मेंटेनेंस का उसका काम करें। और दूसरा ये है कि जो भारत सरकार ने प्रिस्क्राइब्ड नियम दे रखे हैं कि सब सेंटर के अंदर ये स्टाफ होगा, वो स्टाफ दे दो। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर इतने डॉक्टर होंगे, इतने नर्स होंगे, इतने फार्मासिस्ट होंगे, इतना टेस्टिंग सेंटर होगा, वो आप कर दो। सीएससी है, सीएससी में यहाँ तक कह रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो डेफिनेशन है सीएससी की, तो उसके अंदर 6 डॉक्टर जो है वो एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे, सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। स्पेशलिस्ट कौन कौन होंगे? सर्जन होगा, गायनी का होगा, मेडिसिन का होगा, और इसी तरीके से जो है ना ये आपका आई का होगा, एक पेडियाट्रिक होगा, बच्चों का होगा, और ये साथ में जो है एक्स्ट्रा स्टाफ होंगे, नर्सिज होंगी, फार्मासिस्ट होंगे, मेल नर्स अलग होगी, फीमेल नर्स अलग होगी, ये स्टाफ दें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सीएससी के अंदर तो ऑपरेशन थिएटर भी होगा और ऑपरेशन भी होगा। लेकिन आज एक सीएससी के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो ऑपरेशन कर सके, और कहीं ऑपरेशन थिएटर भी नहीं है। इसी तरीके से हमारे जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ अगर पूरा इंतजाम हो, डॉक्टर पूरे हों, मशीनें पूरी हों, टेस्टिंग पूरी हो, कोई आदमी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा। बहुत पैसा लग जाता है, ज़मीनें बिक जाती है लोगों की, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती है, जैसे कैंसर हो गया है, ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है। अब सरकार कहती है कि आयुष्मान भारत दे दिया हमने, फलाना कार्ड दे दिया, वो कार्ड दे। पहली बात है, बहुत अस्पतालों में तो ये लगा रखा है जो जेन्युइन हॉस्पिटल है कि यहाँ वो ऐसे मरीज हमारे पास मत आए, क्योंकि सरकार ने उनको पैसा नहीं दिया, पहले इलाज किया होगा। दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत मिल जाएंगे जो फर्जी बिल बनाते हैं, 10% का फर्जी नाम जोड़ लेंगे, फर्जी ऑपरेशन कर देंगे, फर्जी पैसा सरकार से ले लेंगे, कुछ हिस्सेदारी उसको दे देंगे, कुछ उसको दे देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? सरकार अपना जो तंत्र है, हेल्थ का तंत्र है, उसको मजबूत करना चाहिए सरकार को, जिसमें बहुत सरकार कमजोरी दिखा रही है। पिछले 10 साल से घोषणा कर दी थी कि हम हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। पुराने 6 मेडिकल कॉलेज पड़े हैं, उनसे 7वां मेडिकल कॉलेज अब तक इन्होंने नहीं खोला। वो 6 के 6 पुराने सरकारी है, चाहे वो आप रोहतक का कर लें, चाहे आप अग्रवा कर लें, चाहे आप खानपुर का कर लें, चाहे आप करनाल का कर लें, चाहे फरीदाबाद का कर लें, चाहे गुड़गांव के मेवात में नलड का कर लें। ये 6 कॉलेज हैं, 7वां कॉलेज एक भी आज तक इन्होंने नहीं खोला है। तो कॉलेज खोलने की बात तो ये है कि आप जितने भी कॉलेज खोल लें, उनमें स्टाफ तो आप पूरा दें। पहले आपके अस्पतालों में स्टाफ पूरा नहीं है, मेडिकल कॉलेज के अंदर फिर आप क्या तो पढ़ाई कराएंगे, क्या इलाज कराएंगे? मेडिकल कॉलेज से रेफर होकर अगर आदमी प्राइवेट अस्पताल में जाएगा तो क्या रह जाएगा? इसलिए इनको अस्पतालों को मजबूत इनको करना चाहिए, बजाय इधर उधर स्कीमें देने के लिए। इसी तरह शिक्षा को मजबूत करना चाहिए, शिक्षा सब ज़्यादा जरूरी है। अब आप शिक्षा पर कहाँ ध्यान देते हो कि आप कह रहे हो कि स्कूल में, सरकारी स्कूल के अंदर कोई 6 साल से नीचे का बच्चा दाखिल नहीं करेंगे, तो वो कहाँ जाएगा 6 साल से नीचे वाला? बोला आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी के अंदर कौन क्वालिफाइड टीचर है? कैसे पढ़ाएंगे उन बच्चों को, कैसे उनको खिलाएंगे? और वो बच्चा कल को जो है ना वहाँ चला गया तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कैसे आएगा? वो 6 साल का होने के बाद तो प्राइवेट स्कूल निकल जाएगा कहीं। तो प्राइमरी स्कूल सबसे ज़्यादा तो प्राइमरी स्कूल को मजबूत करने की ज़रूरत है। और 6 साल से नीचे वाले बच्चे जो है ना प्राइवेट स्कूलों में निकल जाते हैं, 6 साल होने के बाद सरकारी स्कूल में कोई नहीं आएगा। इसलिए इनको जो है ना वो पुरानी जो सिस्टम था वही सिस्टम इनको बनाना चाहिए। ये नर्सरी वगैरह जो है, ये नर्सरी वगैरह गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर ही, प्राइमरी स्कूलों के अंदर ही करनी चाहिए, बजाय आंगनबाड़ी के अंदर। आंगनबाड़ी के अंदर और काम, आंगनबाड़ी का बहुत ज़्यादा काम है। और दूसरा ये है कि शिक्षक को कोई और काम ना दिया जाए। वोट बनने हैं तो शिक्षक, पटवारी हड़ताल पर जा रहे हैं, गिरदावरी करनी है तो शिक्षक करेंगे। कैसे काम चलेगा इस तरीके से? एक तरफ तो आपके पास शिक्षक है नहीं, और आपके क्या होगा कि बच्चे हैं, दाखिला ले लिया, टीचर आया नहीं,
इसके बाद क्या होगा कि बच्चे चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो स्कूल बंद हो जाएगा, और बस फिर बाद में सरकार टीचर भेज देगी, वो बिना ड्यूटी के खड़ा रहेगा। कोई तालमेल नहीं, कोई सिस्टम नहीं है सरकार का। धीरे धीरे करके स्कूलों में बेड़ागर करते जा रहे हैं, नए नए कॉलेज जो है खोल रहे हैं, लेकिन चला कहाँ रहे हैं? प्राइमरी स्कूलों में, डंगरों के अस्पताल के अंदर, कोई धर्मशाला में, कोई चपाड़ में चला रहे हैं। अब तो अब कॉलेज तो खोल दिया, बंगाली के अंदर खोल दिया, स्टाफ कहाँ है? कॉलेज खोल दिया बालसमुंद में, स्टाफ कहाँ है? कॉलेज खोल दिया आगरा में, स्टाफ कहाँ है? ये एक सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए करते हैं, प्रचार करने के लिए। जो चीज़ बनाओ वो 100% जो है ना क्वालिफाई करने वाली चीज़ हो, हर चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। सर बात करते हैं युवाओं के रोजगार की। प्रदेश में युवा काफी बेरोजगार है और यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं, फिर डंकी के माध्यम से उनको अब अमेरिका ने अभी लौटाया भी था। ऐसे में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। तो क्या देखते हैं, नौकरियों का कितना इस बजट में प्रावधान और हरियाणा में क्या हालात है? मैंने जहाँ तक ये बजट देखा है, इनमें कहीं कमिटमेंट इन्होंने नहीं की है कि हम सभी वैकेंसीज को भरेंगे। कहते हैं हमने 25,000 भर्ती कर दिए, ये 2 साल पहले के मुलाजिम भर्ती हुई निकली हुई थी, वो भर्ती करे, तो उसके बाद तो आपने कोई नहीं करा, और नहीं करा तो इसका मतलब आपके वो 2 लाख वैकेंसी एज इट इज रहेगी। मैं आज भी दावे से कह सकता हूँ, इनको 5 साल पूरे हो जाएंगे तो भी वैकेंसी एग्जिस्ट करेगी। वो भर्ती कौन सी करेंगे? साल लगा देंगे भर्ती करने में, और साल के अंदर जितने पोस्टें खाली होगी उनकी जगह भर्ती हो जाएगी। और अब तो इन्होंने खाली पोस्टों के साथ भी अन्याय किया है। एक तरफ तो कोई मेरिट नहीं भरती, ये एचकेआरएन बना दिया। एचकेआरएन का यूँ नहीं पता लगता कि कौन किस मेरिट पर ये भर्ती होने लग रहे हैं, ना उसमें कोई रिजर्वेशन है उसके अंदर, ना कोई और चीज़ है उसके अंदर, और भर्ती अनाप शनाप किए जा रहे हैं एचकेआरएन की। जितने पहले आउटसोर्स थे, लोगों ने आउटसोर्स मुलाजिम ले रखे थे, अब उन मुलाजिमों को एचकेआरएन में डाल दिया। एक तरफ तो है, दूसरे जवानों के साथ जाती हुई है, कोई मेरिट नहीं थी, किसको आपने चूज करके किसको लगा दिया। दूसरे जो लगा दिया उनका भी शोषण हो रहा है। एक आदमी, सरकारी आदमी कोई काम करता है, पक्का मुलाजिम है, उसके तनख्वाह में 5 आदमी काम कर रहे हैं, वहाँ शोषण भी हो गया। दूसरी तरफ मेरिट भी आपने ख़त्म कर दी, तीसरी तरफ बजट आपने बिगाड़ दिया। क्योंकि मान लो कहीं भी किसी स्कूल कॉलेज में, सॉरी यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ है, 200 सैंक्शन है, 50 खाली पड़ी है, 50 की बजाय 535 वहाँ भर लेंगे, तो कौन सा न्याय? फिर बजट आपका पूरा कैसे होगा? ये अगर इस तरह के कारण वाला ये सिस्टम चलता रहा ना, मुझे नहीं लगता है कि काम करने के लिए कोई पैसा कोई बच जाएगा। हाँ, सरकार को चाहिए, जो पोस्टें सैंक्शन है हर महकमे के अंदर, इसका मतलब है उसमें पोस्ट की ज़रूरत है, चाहे वो कोई पोस्ट, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आपका पंचायत सेक्रेटरी हो, चाहे आपकी और ये किसी महकमे की स्टाफ क्यों ना होकर, तो उसके लिए उनको पूरा भर्ती करेंगे। एक तो काम अच्छा चलेगा, दूसरा लोगों को रोज़गार मिलेगा, और वो जो रोज़गार प्राप्त करेंगे वो आगे भी रोज़गार के लिए लोगों को सक्षम करेंगे। जैसे स्कूल में आपने टीचर प्रोवाइड कर दिए, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आगे के लिए सक्षम बन जाएंगे वो लोग। अच्छा इलाज कर दिया आपने तो आगे के लिए तो देश को फ़ायदा होगा, देश की ग्रोथ बढ़ेगी, देश की आमदनी बढ़ेगी, बीमारी से आप बाहर निकाल लेंगे तो। लेकिन ऐसा नहीं करने लग रहे हैं। सर प्रदेश में निकाय चुनाव हुआ, शहरी क्षेत्र में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई। हार के क्या कारण मानते हैं आप? हार के कारण तो यही है कि सिंबल पर हमें नहीं लड़ना चाहिए था, मैं पहले ही कह दिया था, क्योंकि ये हार तो सीधी नज़र आ रही थी। हम पिछले 3 चुनाव के अंदर हार चुके हैं, और ये जो पिछले 3 चुनाव गए हैं वो बीजेपी अपनी वजह से नहीं जीती है, वो हमारी वजह से आ रही है, जीती है हम हारे हैं, क्योंकि हमारा संगठन नहीं रहा और आपस में गुटबाजी रही। तो मुझे पूरी उम्मीद है वीके हरिप्रसाद जी अब आए हैं जनरल सेक्रेटरी, वो इस गुटबाजी को ख़त्म करेंगे, नया संगठन बनाएंगे, ताकि लोगों के सामने कोई चीज़ दोगे, पेश करोगे तो लोग जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे। लोग तो जुड़ गए थे आपके साथ, हर आदमी, हर वर्ग, मतलब इतना ज़्यादा गुस्से में था, इतना नाराज़ था, आंदोलन कर रहा था, हड़ताल कर रहा था, धरने प्रदर्शन कर रहा था, लाठियाँ खा रहा था, सब कुछ हो रहा था। और किसानों ने तो बहुत लंबा धरना चलाया था, 12-12, 13-13 महीने तक किसान चलाते रहे, और किसानों की कोई बात सुनी नहीं। इस वजह से वो लोग कांग्रेस के साथ जुड़े थे। लेकिन जब टिकटों का बंटवारा हुआ, एक तो उसी दिन मामला कंडम हो गया, फिर प्रचार हुआ, उस टाइम कंडम हो गया, लेकिन वो तो पुरानी बातें हो गई है। मैं तो नए तरीके से अब यही कहना चाहता हूँ पार्टी को
कि उन चीज़ों से सबक लेके नंबर एक तो जो कमियां रही है उनको दूर करो, नंबर दो जिनकी कमियां है उनको इनको सजा मिलनी चाहिए। मतलब कहने का कि जिन लोगों की गलती है सामने तो आना चाहिए, जो भी होगा वो पार्टी देखे किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है, लेकिन जो गलती करी है उन आदमियों को साइड ट्रैक करना चाहिए ताकि जो है गाड़ी वापस पटरी पर आए, वरना इस तरह चलता रहा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। सर एक ये बात भी सामने आती है कि जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये भी इस चुनाव में फील्ड में नहीं आए। इस कारण भी हार हुई है क्योंकि विधानसभा की 37 सीटें आई थी, उसमें सभी नेता फील्ड में उतरे थे। तो एक इसका ये भी बताया जा रहा है। देखिए कुछ तो सरकार का फर्क पड़ जाता है। स्टेट के अंदर जब सरकार बन जाती है ना, तो नीचे स्थानीय स्वशासन के अंदर यही सोचते हैं कि भाई सरकार ऊपर है तो काम तो तभी बढ़ेंगे। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि मैं बता रहा हूँ बार बार कि बिना सोचे समझे सिंबल जारी नहीं करना चाहिए था। सिंबल जारी करने के बाद वो हमारे जुम्मन लग गई, लिस्ट जारी होगी 50 की प्रचार करने के लिए बड़े बड़े आदमियों की, गया कोई कहीं नहीं। तो यूं ही जो है ना लावारिसा छोड़ दिया, ना लोगों को दिलचस्पी थी। 20 जगह 20 वार्ड है, कहीं 7-8 वार्ड पर लड़ रहे थे, बाकी जगह कुछ तो पहले ही फार्म नहीं भरे, कुछ छोड़ के चले गए थे। तो इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट हमें नहीं करना चाहिए था। ये हमारा एक किस्म का चौथी हार का एक्सपेरिमेंट हमारे साथ हो गया है। इसलिए अब तो मैं तो कहना चाहता हूँ सभी नेताओं को कि भाई अब तो सब्र करो। जनता को अब तो कम से कम जनता को अब तो यार छोड़ दो, जनता को माफ़ कर दो। क्यों जनता के साथ बार बार जाति कर रहे हैं? जो संगठन पार्टी बनाती है वो बैठ के आराम से बनाओ ताकि आगे ठीक चलाया जा सके। तो जैसे अभी पक्ष के जो नेता सरकार के लोग यही कहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी आज पिता पुत्र की पार्टी है और फैमिली पार्टी बनकर रह गई है। नहीं, पिता पुत्र के परिवार की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर काफ़ी हुई है और वो बिना संगठन की वजह से हुई है। अब वो संगठन को अभी सभी सीनियर नेताओं को पार्टी को बुलाना चाहिए, नेताओं को बुलाए भी हैं, एक्सरसाइज करने लग रहे हैं और उनको सबको बुला के एक मत करके और कोई संगठन तैयार करना चाहिए। अगर इसी तरह विभिन्न मत रह गए, कोई संगठन बन गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पुराना तजुर्बा है हमारा, देखा हमने तो 15 साल से देखने लग रहे हैं। और ये जो हमारे प्रभारी आए हैं विकास प्रसाद जी, ये पहले यहाँ प्रभारी रह के भी गए हैं, इन्होंने देखा है। तो मुझे इनसे अच्छी उम्मीद है कि कुछ न कुछ ये जरूर करेंगे। तो जैसे अब कांग्रेस पार्टी की ही बात की जाए, प्रतिपक्ष नेता अभी तक नहीं चुने गए हैं। क्या उम्मीद है कब तक जाएंगे? क्या आपको लगता है कौन सा एफिशिएंट है? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, विपक्ष का नेता बनना बहुत जरूरी होता है। एक सदन का नेता होता है और एक विपक्ष का नेता। सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है और विपक्ष का नेता जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उनके नेता को विपक्ष का नेता का दर्जा दिया जाता है। तो ये फैसले संगठन वाले नेता का और का जितना ज़्यादा जल्दी फैसला कर लेंगे तो अच्छी बात है, करना चाहिए कर। और मैं जहाँ तक मेरी राय है मैं नहीं दे सकता इसके अंदर, क्योंकि पार्टी का मामला है। पार्टी पूछे तो बता दूंगा, पब्लिकली मैं नहीं कह सकता कौन ठीक रहेगा कौन गलत रहेगा। हाँ, पार्टी पूछे राय देंगे मेरे से, वो राय को मेरे को माने ना माने, उनको अच्छी लगे या ना लगे, मेरी गलत हो या ठीक रहो, लेकिन मेरी राय तो मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पर दे पाता हूँ ना, ये ठीक रहेगा। संपत जी, जैसे कि जो अब पार्टी लगातार हार रही है विधानसभा में भी, मेयर चुनाव में, तो आप किस तरह का एक सुझाव देना चाहेंगे पार्टी जो हरियाणा में मजबूती से आगे उभरे, कांग्रेस पार्टी और ये गुटबाजी दूर हो? नंबर एक देना चाहता हूँ कि सभी को सहनशीलता बरतनी चाहिए और एक सामूहिक रूप से चलना चाहिए। अकेले किसी को गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। कोई भी हो, चाहे सब लोग आपस में मिलकर चलेंगे, सबकी राय ली जाएगी। कई जगह ए की गलत राय हो सकती है, बी की ठीक हो सकती है, तो बैठ के करेंगे। और ये काम पार्टी हाईकमांड का है, उनको बिठाकर जो है सबको राय लेके भाई हाँ बताइए आप यहाँ इस पद के ऊपर कौन ठीक रहेगा, इस पद पर कौन ठीक रहेगा, ताकि वो जिम्मेदारी निभा सके और कोई वो ना करे ये पहले ही तरह से कि तू उसके पास नमस्ते क्यों कर ली, तूने उसके पास नमस्ते क्यों कर ली। ये तो पार्टी है, जो चलना पड़ेगा, व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं बनती। पार्टी के तौर पर चला जाएगा तो कामयाबी मिल जाएगी, और व्यक्तिगत लोग तौर पर चलते हैं तो फिर कामयाबी नहीं मिलती है। तो ये थे पूर्व मंत्री संपत सिंह, इनका साफ तौर से कहना था कि जो हरियाणा का बजट पेश किया है वो जनता के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किया, इसमें कई तरह की खामियां हैं। शिक्षा, चिकित्सा,
इसमें बजट बहुत ही कम दिया गया है। जो मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए थे वो भी, उसकी भी जरूरत है। और खासकर कांग्रेस पार्टी को जो हार के कारण इन्होंने बताए हैं, और साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रभारी ड्यूटी लगाते हैं और सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। और आगे संगठन को लेकर भी इनका कहना है कि आगे जल्दी संगठन का भी विस्तार होगा। प्रवीण कुमार, हिसार।